बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइड के चैप्टर 49 की पार्ट 3 की वीडियो को। यहाँ पे वो कुछ क्लिनिकल एबनॉर्मैलिटीज डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आती है हमारे पास हाइपर एल्जेजिया, यानी कि ज़्यादा पेन का फील होना। एक और टर्म हम पढ़ते हैं एनल्जीजिया, या हम कहते हैं ना कि भाई फलानी ड्रग का एनल्जीजिक इफेक्ट है। तो एनल्जीजिया का मतलब होता है पेन की सप्रेशन का, पेन को कम करना। और हाइपर एल्जेजिया का क्या मतलब है? पेन ज़्यादा फील हो, हाइपर सेंसिटिविटी टू द पेन। अब इसमें बेसिकली जो पेन पाथवेज हैं वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं। हाइपर एल्जेजिया दो तरह का होता है। एक तो ये है कि जो पेन के रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ गई है। अब हल्का सा भी स्टिमुलस आएगा तो बहुत ज़्यादा पेन का सिग्नल भेजना शुरू हो जाएंगे। इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी हाइपर एल्जेजिया। इसकी एग्जांपल है कि जिस तरह कोई सन बर्न स्किन होती है ना, तो वहाँ पे हल्की सी भी चीज़ हो तो बहुत पेन फील होती है, तो वो हमारे पास हाइपर एल्जेजिया की एग्जांपल आ जाती है। और दूसरी टाइप है कि जो हमारा पाथवे है, सेंसरी पाथवे, जो कि पेन की सेंसेशन को लेके जाएगा, उस पाथवे की कोई ना कोई फैसिलिटेशन हो रही है, उसको कहीं और से फैसिलिटेटरी सिग्नल्स मिल रहे हैं। सही के बाद इसकी एग्जांपल आ जाती है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर थैलेमस में, स्पाइनल कॉर्ड में, इन जगहों पे कोई लीजन्स हों तो कई दफ़ा होता है कि वह पाथवे जो है वो एक्साइट हो रहा है या उसको फैसिलिटेटरी सिग्नल्स कहीं और से मिल रहे हैं, साइड में मौजूद लीजन से मिल रहे हैं। लीजन बेसिकली एक एबनॉर्मैलिटी, एक एबनॉर्मल टिशू, या जिस तरह कोई ट्यूमर होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें लीजन। आगे भी हम कई जगह पर लीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो मैंने कहा इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ऑलराइट, ये तो हो गया हाइपर एल्जेजिया। नेक्स्ट बीमारी डिस्कस की हुई है उन्होंने, हर्पीज जोस्टर, जिसको शिंगल्स भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो हमने डर्माटोम्स पढ़े हुए हैं ना, हम डर्माटोम में हमें पता होता है कि जो इंसान की बॉडी है उसको पर्टिकुलर जगह होती है जो कि इनर्वेट कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि जी ये एक इंसान का पेट है, तो इस पेट का ये सारा रीजन जो है वो हो सकता है नर्व नंबर T1 इनर्वेट कर रही हो, ये पूरा नर्व नंबर T2, यहाँ से T3 सेगमेंट की नर्व इनर्वेट। इस तरह से हम कहते हैं ना डर्माटोम्स बने हुए होते हैं कि स्किन का पर्टिकुलर रीजन एक नर्व इनर्वेट कर रही होती है। तो अब हर्पीज जोस्टर में होता है क्या है कि हमारे पास एक वायरस है, हर्पीज वायरस, ठीक है। ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन को ख़राब कर देता है। डॉर्सल रूट गैंग्लियन का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड का जो ये वाला एरिया ना, इसको ख़राब कर दिया। अब समझ लो कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड का T1 लेवल है, ठीक है। अब जारी बात है T1 पे भी नर्व एंटर होती होंगी, T2 पर नर्व एंटर होती है, इसी तरह T3 पे, हर सेगमेंट पे इस तरह से डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है ना। अब T1 के एरिया में यहाँ पे हर्पीज वायरस आ गया है और यहाँ पे मसला बनना शुरू हो गया है। तो T1 के जो सेंसरी फाइबर्स है ना, वहाँ पे उस वायरस की वजह से मुसलसल सिग्नल्स मिलते चले जाएंगे और यहाँ पे पेन की सेंसेशन मिलती चली जाएगी। तो इंसान को कौन सी जगह पे पेन होगी, या कहाँ पेशेंट क्या कहेगा मुझे कहाँ पे पेन हो रही है, ज़ाहिर सी बात है वहीं पे कहेगा जहाँ से ये सारे सेंसरी रिसेप्टर्स पेन को लेके आते हैं। देखो जो आपका ब्रेन है ना, उसको नहीं पता कि पेन क्यों आ रही है। ब्रेन को ये पता है ये वाली नर्व पेन का सिग्नल तब भेजती है जब पेट में इस जगह पे कोई ना कोई पेन हो। सही होगी बात। तो ऑल्दो इस वक्त पेट का ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये वाली नर्व चूंकि हर्पीज वायरस की वजह से स्टिमुलेट हो रही है तो इंसान को पेट की इस जगह पे शदीद पेन फील होती है, ठीक है। और यानी कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में पेन फील हो गई जिस सेगमेंट को वो नर्व इनर्वेट कर रही है। ओके बात। अच्छा, फिर कई दफ़ा ये भी होता है कि जो वायरस है वो इस न्यूरॉन के एक्सॉन में से होता हुआ, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म में ट्रैवल करता हुआ करते करते स्किन तक पहुंच जाता है। तो जिस स्किन के एरिया को ये वाली नर्व इनर्वेट कर रही होगी उस स्किन के एरिया तक भी ये न्यूरॉन पहुंच जाएगा और पेट की जो ये वाली एरिया ऑफ द स्किन है यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कोई बात। तो ये भी इसमें मतलब फर्दर जब एक कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो इसमें ये भी होती है कि जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ वहाँ पे पेन नहीं बल्कि स्किन तक भी वो वायरस पहुँच जाता है। ये तो हो गया यहाँ पर हर्पीज जोस्टर, या जिसको आप कहते हैं शिंगल्स। या आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछते हैं कि जी एक पेशेंट आया है, उसको वो एक पर्टिकुलर रीजन में अपने एक रिंग शेप एरिया है जिसमें वो कह रहा है कि पेन हो रही है, उसके पेट के इर्द गिर्द, ज़ाहिर सी बात है सर एक रिंग शेप बन रही होगी ना, तो वो कहता है पेन हो रही है, तो वहाँ पे आपका डायग्नोसिस हर्पीज जोस्टर होगा। नेक्स्ट क्लिनिकल एबनॉर्मैलिटी आती है हमारे पास टिक-डोरलेक्स। ये बेसिकली आधे मुँह की शदीद दर्द है। फिर एक बात सिंपल वर्ड्स में, आधे मुंह की शदीद दर्द होती है। वो कह रहे हैं कि लैंसिनेटिंग और स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन ओकेजनली अकर इन समवॉट पीपल वन साइड ऑफ द फेस। अब होता बेसिकली क्या है, हम आगे जाकर ना क्रेनियल नर्व्स डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था क्रेनियल नर्व्स बेसिकली खास नर्व्स होती हैं जो कि आपके एक तो पेरिफेरल नर्व है ना, एक कोई पाँव से नर्व आ रही है कोई इस जगह से। अब जो नर्व आई मिसाल के तौर पे फोरहेड से आ रही हैं और ब्रेन के अंदर एंटर हो रही हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर तो नहीं ना आ रही। या आपकी टंग की जो सेंसरी नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर नहीं आती, वो डायरेक्टली आपकी टंग से पॉन्स में, मेडुला में, इन रीजन में चले जाती हैं, ठीक है ना। भैया हमने ब्रेन बनाया हुआ है, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ज़ुबान के सेंसेशन है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे जाती हैं। आपकी चिन हो गई वहाँ से डायरेक्टली, तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर नहीं आ रही होती, तो उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। अब वो कह रहे हैं क्रेनियल नर्व नंबर 5 जो कि होती है ट्राइजेमिनल नर्व, और इसी तरह क्रेनियल नर्व नंबर 9 जो कि होती है ग्लॉसोफरेंजियल नर्व। आमतौर पर इन नर्व्स के मसले की वजह से टिक-डोरलेक्स होता है, आधे मुंह की दर्द होती है। अब क्या मसला है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 5 है ना, यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व,
ये हमारे फेस को सेंसरी इनर्वेशन दे रही होती है, यानी कि ये सारा एरिया जो है इस एरिया में सेंसरी इनर्वेशन दे रही होगी। सही की बात। उसके अलावा ये मोटर इनर्वेशन भी देती है। कौन सी मोटर इनर्वेशन? ये जो आपके च्यू करने के मसल्स होते हैं ना, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, इनको मोटर इनर्वेशन दे रही होती है। तो यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व्स मुंह से सेंसेशन रिसीव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और आपकी च्यूइंग करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसका सेंसरी कंपोनेंट भी है और इसका मोटर कंपोनेंट भी होता है। ओके बात। इस तरह ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व होती है, ये बेसिकली हमारी ग्लॉसो टंग को कह रहे होते हैं, मतलब टंग से रिलेटेड चीज़ों को ग्लॉसो कहते हैं। ग्लॉसोफ्रेंजियल यानी कि टंग में और फेरेंक्स वाले रीजन को ये इनर्वेट कर रही होगी। ये बात समझ में आ गई। अब होता बेसिकली क्या है, जब इन नर्व्स की कोई एबनॉर्मेलिटी हो या पे यहाँ पे कोई इशू हो जाए तो इंसान को, अब मिसाल के तौर पे कोई क्रेनियल नर्व नंबर 5 है, उसके अंदर कोई लीजन किसी जगह पे बनी हुई है। अब एक इंसान है वो खाना स्वॉलो करता है, जब वो खाना स्वॉलो करता है ना तो खाना क्रेनियल नर्व नंबर 5 वाली जगहों पे जाकर टच होता है। फेरेंक्स वगैरह में जाहिर सी बात इन सारी जगहों पर टच होगा ना। अब बजाय इसके कि सिंपल से सेंसेशन जाए कि भाई खाना टच हुआ है, अब उस नर्व में लीजन थी तो शदीद पेन की सेंसेशन जाएंगी ब्रेन में। ऑल्दो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए ही हैं, कुछ लोगों में वो कह रहे हैं कि ये कुछ सेकंड्स के लिए भी होती है, कुछ लोगों में कॉन्टिन्यूसली ज़्यादा होती रहती है, लेकिन शदीद इलेक्ट्रिकल पेन जो होती है वो पहुंचती है ब्रेन तक। हालांकि चीज़ नॉर्मल ही है, कोई नॉर्मल सा मैकेनो रिसेप्टिव स्टिमुलस होता है जिसको हमें किसी ने टच कर दिया है या खाना स्वॉलो किया है, चीज़ बिल्कुल नॉर्मल सी है, लेकिन पेन बड़ी शदीद जा रही है। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट करने के लिए हम कहते हैं कि भाई साहब जो नर्व उस जगह से पेन को लेके जा रही है उस नर्व को काट दो। फिर खासतौर पे वो थोड़ा बहुत एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं। अब ये जो नर्व्स है ना, इनका आप आगे जाके जब हम न्यूरो एनाटॉमी डिस्कस करते हैं तो न्यूरो एनाटॉमी में ना वो पूरा डिटेल से पूरे नर्व का ट्रैक बताते हैं कि फलानी नर्व है वो फलानी जगह से जा रही है। तो बताते हैं कि ये जब नर्व आपके क्रेनियम के अंदर एंटर होती है ना तो एग्जैक्टली उस जगह पे इसके सेंसरी नर्व फाइबर्स और मोटर नर्व फाइबर्स जो हैं वो थोड़े से दूर होते हैं। तो इसलिए हम उसी जगह पे इस सेंसरी रूट को काटते हैं ताकि मोटर रूट इफेक्ट ना हो। अब अगर आपने किसी और जगह पे इसको नर्व नंबर 5 को या कह लो ट्राइजेमिनल नर्व को आपने काटा, जुबान के करीब, फेरेंक्स के करीब, उस जगह पे काटा, तो हो सकता है कि मोटर रूट भी डैमेज हो जाए। और अगर मोटर रूट डैमेज हो गया तो वो बंदा च्यूइंग एक्शन नहीं कर सकेगा, मैस्टिकेशन खराब हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ सेंसरी पोर्शन को, सेंसरी रूट को हम काट दें और मोटर रूट जो है वो ठीक रहे। ओके हो गई बात। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि कई दफ़ा हो सकता है आपने सेंसरी रूट काट दिया, उसके बावजूद टिक्टोरिलेक्स का मसला हल नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई हो सकता है कि जो लीजन है या जो भी प्रॉब्लम है वो उस नर्व के अंदर नहीं है, बल्कि वो नर्व जिस न्यूक्लियस तक पहुंच रही है ब्रेन में वो वहाँ पे है। तो अगर आपने नर्व को काट भी दिया तो न्यूक्लियस के पास वहाँ पे लीजन मौजूद थी, तो वहाँ पे लीजन की वजह से अभी मसला बनता रहेगा, ब्रेन में अभी भी पेन के सिग्नल्स जाते चले जाएंगे बगैर किसी स्टिमुलस के। सही होगी बात। तो हमने देख लिया नॉर्मली ट्रीट किस तरह से करते हैं। हम सेंसरी रूट को कट कर देते हैं, मोटर रूट को बचा लेते हैं। मोटर रूट को बचा लिया इसलिए ये बंदा च्यूइंग करता रहेगा। सेंसरी रूट कट हो गया इसलिए इसको पेन फील नहीं होगी, बल्कि हाफ फेस पे कुछ भी फील नहीं होगा, एनेस्थीसिया हो जाएगा। ठीक होगी ना बात? कोई इसको सेंसेशन वगैरह फील नहीं होगी, अजीब सा लगता है बंदे को वैसे। ऑलराइट जी, आगे चलते हैं जनाब वाली। हम नेक्स्ट एब्नॉर्मैलिटी आती है ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूरो एनाटॉमी भी डिस्कस किया हुआ है। ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम, वो कह रहे हैं जी अगर आप किसी इंसान के स्पाइनल कॉर्ड को मुकम्मल तौर पे काट दो, जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ से किसी इंसान के स्पाइनल कॉर्ड को काट दूंगा तो फिर नीचे वाले एरिया में ना कोई मोटर इनर्वेशन जा सकेगी, ना कोई सेंसरी इनर्वेशन जा सकेगी, ब्रेन का कोई भी सिग्नल नहीं जा सकेगा और ना ही बॉडी से कोई सेंसरी सिग्नल ब्रेन में पहुँच सकेगा। ओके होगी। लेकिन अगर हम आधी स्पाइनल कॉर्ड को काट दें, जैसे अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो मैंने सिर्फ एक साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को काट दिया, तो अब क्या मसला आएगा? इसके लिए आपको एक बड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब नंबर 1 देखो जी, 2-3 तरह की बातें जो कि हमें डिस्कस करनी है। नंबर 1 कुछ सेंसेशंस होती हैं जो कि डॉर्सल रूट से जाती हैं। ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पे लेफ्ट साइड है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है लेफ्ट साइड के जो सेंसेशंस हैं वो बगैर डीक्यूसेट किए आपकी स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल कॉलम में गुजरती हैं और यहाँ पर जाके फिर ये अपनी साइड बदल रही हैं, डीक्यूसेट कर रही हैं। सही है की बात। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज कलर से कि सेंसरी इनर्वेशन जो कि यहाँ से आई और ये गई और ये यहाँ पे जाके अपनी साइडें चेंज कर रही है। ओके होगी बात। ये हो गई हमारे पास डॉर्सल कॉलम से जाने वाली सेंसेशंस, यानी कि वाइब्रेशन की सेंसेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की सेंसेशन, प्रोप्रिसेप्शन की सेंसेशन, यही होती है ना जो कि डॉर्सल रूट से जाती हैं खास तौर पे। ऑलराइट, फिर उसके अलावा कुछ इनोवेशंस जो कि एंटेरियर लैटरल सिस्टम से जाती हैं, वो वाली इनोवेशंस तो आपको पता है ना, जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं अपनी साइड बदल लेती हैं, डीक्यूसेट करती हैं और फिर ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से शो की हुई है कि वो जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में आते ही अपनी साइड बदल लेती हैं। राइट वाली लेफ्ट साइड पर ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट वाली राइट साइड पर ट्रेवल कर रही है, आते साथ ही अपनी उन्होंने साइडें बदल ली।
और तीसरा पर हम देखते हैं कि जो मोटर सिग्नल्स होते हैं ना, यानी कि जो मोटर इनर्वेशन आपके यहाँ से ओरिजिनेट होती है, होता बेसिकली ये है कि मोटर इनर्वेशन भी आपकी ब्रेन स्टेम में डिक्यूसिएट हो जाती है, यानी कि जो आपके लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्फॉर्मेशन जाएगी वो यहीं पे डिक्यूसिएट कर जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड के राइट कॉलम में फिरेगी, और जो राइट साइड से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यहीं पे डिक्यूसिएट करके स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट कॉलम में फिरेगी। इसीलिए अगर ब्रेन की राइट साइड इफेक्ट हो तो बॉडी की लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाती है। समझो की बात। तो वो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के फाइबर से शो किया हुआ है जो कि पहले ऊपर ही डिक्यूसिएट कर जाते हैं। अब ये होगी हमारे पास लेफ्ट साइड, ये होगी हमारे पास राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो आपके पास इधर आ गए हैं, राइट साइड वाले जो हैं वो आपके पास इधर आ गए हैं। ऑलराइट, ये बातें समझ में आ गई। अब वो कहते हैं कि जी हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को आपने ख़राब कर दिया है। अब मैं कहता हूँ कि जी स्पाइनल कॉर्ड की एक पोर्शन को ख़राब कर दिया। ये वाला जो पोर्शन है ये जो है यहाँ पे कोई लीजन हो गई है, एब्नॉर्मैलिटी हो गई है, ख़राबी हो गई है, यहाँ के नर्व नहीं होंगे। तो अगर लेफ्ट साइड की स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई है, एक तो बात ये है डैमेज से ऊपर वाला सारा पोर्शन वहाँ पे सेंसेशन नॉर्मल होंगी, डैमेज से नीचे कोई ना कोई एब्नॉर्मैलिटी आएगी। अब डैमेज से नीचे क्या एब्नॉर्मैलिटी आएगी ये देखना है हमने। सबसे पहले देखो मोटर इनर्वेशन राइट साइड की, ये वाले राइट साइड का जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड की नर्व्स को कंट्रोल कर रहा है। ये ग्रीन वाले फाइबर आ रहे थे। तो जिस साइड पे मसला बना है, जिस साइड पे ये मसला आया है, उसी साइड का ये न्यूरॉन ख़राब हो गया ना। यानी कि अगर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़राब हुई है तो हम कहेंगे यहाँ पे मोटर इनर्वेशन ख़राब हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे अगर स्पाइनल कॉर्ड कटी है तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाएगी, वहाँ की मोटर इनर्वेशन ख़राब हो जाएगी। समझ आ गई। जिस साइड पे कटी है उस सेम साइड की मोटर इनर्वेशन ख़राब हो गई, सेम साइड। सही होगी बात। ऑल राइट। उसके अलावा ये जो आपके वाइब्रेशन की सेंसेशन थी ये भी इस साइड की नहीं पहुंच सकेंगी, नेचुरल सी बात है। तो ये जो आपकी डॉर्सल कॉलम से जाने वाली सेंसेशंस थी ये भी सेम साइड की ख़राब हो जाएंगी। जिस साइड पे मसला आया है उसी साइड से आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी, ये प्रॉपर सेट में फील नहीं होगी, सारा कुछ फील नहीं होगा। लेकिन जो आपकी एंटेरोलैटरल वाली है ना वो दूसरी साइड का मसला बनेगा। क्यों? देखो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का मसला आया ना, ठीक है, ये वाले न्यूरॉन राइट साइड से सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहे थे। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर यहाँ से कट गई तो राइट साइड से सेंसेशंस आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच सकेंगी, लेफ्ट साइड वाली सेंसेशंस तो ब्रेन तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि लेफ्ट साइड के सेंसेशंस तो स्पाइनल कॉर्ड को दूसरा हिस्सा यूज़ कर रही हैं। सही होगी ना बात। तो लेफ्ट साइड के सेंसेशन, अगर लेफ्ट साइड से स्पाइनल कॉर्ड खराब हुई है तो लेफ्ट साइड की सेंसेशंस पहुंच जाएंगी, राइट साइड से सेंसेशंस नहीं पहुंचेंगी। तो ओवरऑल जिस बंदे को ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम हुआ है, जिस साइड पे लीजन है उस साइड की मोटर एक्टिविटी तबाह, उस साइड की डॉर्सल कॉलम वाली सेंसेशंस तबाह, और ऑपोजिट साइड की दूसरी वाली सेंसेशंस तबाह, जिसमें आपके पास प्रेशर आ जाता है, टच आ जाता है, पेन आ जाता है, क्रूड टच आ जाता है, ये सारा कुछ हो गया। दूसरी साइड की ये सेंसेशंस तबाह। और याद रखना वो सेंसेशन सारी जो है वो इससे नीचे नीचे होंगी। सही होगी ना बात। एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये कर रहे हैं कि जनाबे वाली ये जो आपके पास मोटर एक्टिविटी ख़त्म हुई है वो बिल्कुल जिस सेगमेंट में भी ये लीजन आई है ना इससे निचले सेगमेंट में स्टार्ट हो जाएगी। ये जो आपके पास वाइब्रेशन वगैरह की सेंसेशन नहीं जा रही, तो जिस सेगमेंट में लीजन आई है उससे निचले सेगमेंट में कहीं से भी हम वाइब्रेशन फील नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो ये वाले सेंसरी मसले आ रहे हैं ना, जिस सेगमेंट में लीजन आई है उससे तकरीबन 2, 3 या 4, 5 नीचे वाले सेगमेंट जो हैं उनकी सेंसेशन पहुंच जाएंगी। हाँ, उससे भी जो नीचे वाले हैं ना उनकी सेंसेशन नहीं पहुंच सकेंगी। अब इसकी रीज़न आप कहोगे कि यार ये क्या बदतमीजी है, अजीब कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं। और यार बात असल में ये है कि देखो हो सकता है कि जो यहाँ से आने वाली सेंसेशन है, अब ये असूली तौर पे है तो इससे नीचे ना आप कहोगे, लेकिन हो सकता है ये इस तरह से ऊपर जाती हो, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाके डिकोसेट करती हो। तो कुछ सेंसेशन जो होती हैं वो फौरी तौर पे डिकोसेट नहीं कर रही, थोड़ा सा ऊपर जाके डिकोसेट कर रही हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो एंटेरोलैटरल वाली सेंसेशंस हैं ये हमारी लीजन से इमीडिएटली नीचे नहीं मसला बनेगा, बल्कि लीजन से 2-4 सेगमेंट छोड़ के उससे नीचे पर जारी बात है बॉडी की अपोजिट साइड इफेक्टेड ही होगी। ओके बात। तो आई होप सो कि ये आपको वैसे तो समझ में आ गया होगा क्यों सेम साइड है, क्यों अपोजिट साइड है। नहीं भी आया तो आप रट्टा मार सकते हैं, जिस साइड पे लीजन है उस साइड की मोटर एक्टिविटी गई, उस साइड की डॉर्सल कॉलम वाली सेंसेशंस गई। अब डॉर्सल कॉलम वाली सेंसेशन में फाइन टच भी आता है, तो फाइन टच भी या लाइट टच भी कहते हैं कि सेम साइड की गई। और जो क्रूड टच है वो ज़रूरी नहीं है कि डॉर्सल कॉलम से हो, तो क्रूड टच जो है वो थोड़ा बहुत बच जाता है, क्योंकि इस साइड का जो क्रूड टच है वो तो एंटेरोलैटरल सिस्टम के थ्रू पहुंच ही जाएगा आपके ब्रेन तक, तो इसलिए क्रूड टच जब बच जाता है। अलबत्ता लाइट टच ने हमेशा डॉर्सल कॉलम के थ्रू जाना होता है, तो लाइट टच ख़राब हो जाएगा सेम साइड का। ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास कुछ एब्नॉर्मैलिटीज कंप्लीट होती हैं। आगे आते हैं हमारे पास हेडेक, सर का दर्द। बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर बच्चे को ही पड़ी है आजकल। तो इसको डिस्कस करते हैं। वो कह रहे हैं 2 तरह का हेडेक हो सकता है, या तो इसका इंट्राक्रेनियल ऑरिजिन हो सकता है या इसका एक्स्ट्रा क्रेनियल ऑरिजिन हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो ब्रेन है बजाते खुद ब्रेन इज ऑलमोस्ट टोटली इनसेंसिटिव टू पेन, यानी कि ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स को काट रहे हो, छुरियां मार रहे हो, हमें पेन नहीं होगी।
अजीब सी बात है ना। अब आप कहोगे कि यार फिर पेन क्यों होती है अगर सर पे कोई छुरी मार, और भाई वो तो फिर आपका क्रेनियम आ गया, स्किन आ गई, वहाँ पे तो पेन रिसेप्टर्स हैं, लेकिन जो अंदर ब्रेन का टिश्यू है ना बेसिकली, वो ब्रेन के टिश्यू में कोई इस तरह का इशू नहीं होता। हम देखते हैं आमतौर पर अगर ब्रेन को हमने डैमेज किया हुआ है या कोई किसी बंदे को हैमरेज हो गया, कोई इस तरह का चीज़ हो गई है, तो ज़ाहिर सी बात है ब्रेन का टिश्यू डेथ हो रही है ना, तो आमतौर पर उस बंदे को ब्रेन में दर्द नहीं हो रहा होता, अलबत्ता ब्रेन का वो एरिया ख़राब होने की वजह से, मिसाल के तौर पर ब्रेन का वो एरिया आपके हाथों को कंट्रोल करता था, उसके हाथों में दर्द शुरू हो जाएगी या उसके हाथ पैरालाइज हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि बॉडी में फंक्शंस ख़राब हो रहे हैं जो कि इस बात के सबूत हैं कि ब्रेन की डेथ हो रही है, लेकिन उस बंदे को ब्रेन में पेन नहीं फील हो रही होती। वो ये नहीं कहता डॉक्टर साहब ये ब्रेन में लेफ्ट साइड पे बड़ी पेन हो रही है मुझे, ऐसा नहीं कहता, बल्कि वो कहता है कि डॉक्टर साहब ये हाथ मुझे हिलाया नहीं जा रहा, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रेन का वो वाला एरिया ख़राब हुआ। तो ब्रेन बताते खुद जो है वो इनसेंसिटिव है पेन का। अलबत्ता ब्रेन की जो ब्रेन में कुछ चीज़ें होती हैं, वेनस साइनसेस वगैरह होते हैं, टेंटोरियम सेरिब्राई है, फॉक्स सेरिब्राई है, उन सब में बहुत ज़्यादा पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो अगर आपका ब्रेन स्वेल कर रहा है और वो टेंटोरियम सेरिब्राई को लग रहा है, फॉक्स सेरिब्राई को लग रहा है, मेनिंजेस में ठुक रहा है, कहीं और लग रहा है, तो वो आपको पेन बिल्कुल फील होगी और इसी वजह से हमें हेडेक फील होती है। सही होगी बात। अब हेडेक को वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द हेड टू विच इंट्राक्रेनियल हेडेक इज रेफर्ड, जब दिमाग के अंदर यानी कि क्रेनियम के अंदर कोई इशू बनता है तो भाई पेन क्यों फील होती है, तो कुछ सर्फेसेज हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने वो सर्फेस डिस्कस की हुई है। अब असल में आपको टेंटोरियम सेरिब्राई का, फॉक्स सेरिब्राई का प्रॉपर्ली पता नहीं होगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपको मॉडल से वो चीज़ एक्सप्लेन करूँ। एक दफ़ा पहले एक बार देख लो रेफर्ड पेन क्या थी। रेफर्ड पेन हमने ये बात डिस्कस की थी कि दर्द हो कहीं रही है, लेकिन चूंकि किसी और जगह की नर्व उस दर्द को ब्रेन तक लेकर जाती है, तो जिस जगह को वो नर्व आमतौर पर नर्वेट करती है हमें लगता है वहाँ पे पेन हो रही है। जिस तरह दर्द हो रही थी या टिश्यू की डेथ हो रही थी हमारे हार्ट की, लेकिन हार्ट उन नर्व्स को एक्साइट करता है जो नर्व्स वैसे लेफ़्ट शोल्डर को सप्लाई कर रही होती हैं, तो हमें ये लगता है कि लेफ़्ट शोल्डर की पेन है। समझ में आ रही है बात, सही की बात। तो अब हम ब्रेन की थोड़ी बहुत रेफर्ड पेन को देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको फॉक्स सेरिब्राई और टेंटोरियम सेरिब्राई और इन चीज़ों को दिखाऊंगा। यहाँ पे जनाब ये बेसिकली आपको एक क्रॉस सेक्शन है ब्रेन का, बिल्कुल उन्होंने दरमियान में से क्रॉस सेक्शन किया हुआ है। ये एक साइड पे आपके पास एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर आता है और दूसरी साइड पे दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर आता है। अब इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान में जो जगह मौजूद है, इस जगह पे ये होता है हमारे पास, ये जो ब्लू कलर का बन गया, इसको हम कहते हैं फॉक्स सेरिब्राई। ये ऊपर लिखा हुआ है फॉक्स सेरिब्राई। सही होगी बात। तो यूँ ये एक मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि इन दोनों के दरमियान में है। ये बेसिकली मेनिंजेस का स्ट्रक्चर होता है जो कि दरमियान में आ रहा होता है। इसके टॉप पे आप देख सकते हो कि ये पूरा एक वेन भी ट्रेवल कर रही होती है, वेनस साइनसेस भी यहाँ पे होते हैं। इसको हम सेगेटल साइनस या नाम जेन नहीं आ रहा मेरा, इसके पता नहीं, बड़ा मशहूर नाम था हालांकि। अच्छा, तो ये फॉक्स सेरिब्राई में हो गया। ये हमारे पास सुपीरियर सेगेटल साइनस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से ट्रांसवर्स साइनस होते हैं। यहाँ पे आपके पास एक और वेन्स का साइनस है जिसको हम कैवर्नस साइनस कह रहे होते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ साइनसेस हमारे पास मौजूद हैं। फॉक्स सेरिब्राई मौजूद है। वेरी सिमिलरली ये हो गया। अच्छा, इसके ये जो फॉक्स सेरिब्राई इसकी बैक साइड पे क्या है, पूरा वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, ठीक है। तो ये ऊपर पूरा होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या है, ये है मिड ब्रेन, ये है पॉन्स, ये है मेडुला ऑब्लिगोंटा। पॉन्स की बैक साइड पे ये सेरिबेलम। अच्छा, अब ये सेरिबेलम और ये जो आपका ऊपर क्या होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इन दोनों के दरमियान में ये भी तो एक जगह मौजूद है। तो इस जगह पे भी मेनिंजेस ठुक जाती हैं कुछ इस तरह से करके। सही के बाद ये वाली मेनिंजेस जो है, ये फॉक्स सेरिब्राई यूँ आपके ब्रेन में एंटर हुआ है, ये जो है वो यूँ डेवलप हुई हुई है। अब यहाँ पे जो आपकी फोल्ड ऑफ मेनिंजेस इसके अंदर आई हुई है, इसको हम नाम देते हैं टेंटोरियम सेरिब्राई। सही होगी बात। अब इस पैराग्राफ में वो टेंटोरियम सेरिब्राई को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई ब्रेन में ऐसा इशू बना है कि वो टेंटोरियम सेरिब्राई के, अब फॉक्स सेरिब्राई में भी पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, टेंटोरियम सेरिब्राई में भी पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं। सही होगी बात। अगर तो इस टेंटोरियम सेरिब्राई के ऊपर वाली साइड पे कोई स्टिमुलस मिल रहा है और ऊपर वाली साइड के पेन रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो इंसान को रेफर्ड पेन फील होती है अपने दिमाग में, अपने सर में आगे वाली जगह पे, फोर हेड वाली जगहों पे, फ्रंट हाफ ऑफ द हेड, इस जगह पे उसको पेन फील होती है। सही की बात। और अगर टेंटोरियम सेरिब्राई की जो नीचे वाली जो सरफेस है, यानी यू जो प्लेट दरमियान में आई हुई है, उसकी जो नीचे वाली सरफेस है, वहाँ के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो वहाँ के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने की वजह से रेफर्ड पेन फील होती है। ये कान के ऊपर, कान की बैक साइड पे कुछ इस रीजन में रेफर्ड पेन फील होती है, जिसको हम नाम देते हैं ऑक्सीपिटल हेडेक। सही की बात। तो ये तो हमने एरियाज देख लिए जिन एरियाज में हमारे पास रेफर्ड पेन वगैरह हो रही है हेडेक के केस में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेडेक। एक तो हमने कह दिया इंट्राक्रेनियल होता है, यानी कि क्रेनियम के अंदर की वजह से, और एक हमने कह दिया एक्स्ट्राक्रेनियल होता है।
जो कि दिमाग के बाहर या हेड के बाहर के इश्यूज़ हैं। अब इंट्राक्रीनियल में क्या क्या मसले होते हैं? नंबर 1 मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजेस हैं उनकी स्वेलिंग वगैरह होती है, उनकी इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से इंसान को पेन होती है। मेनिंजेस आर सेंसिटिव टू पेन, तो ये बड़ी शदीद किस्म की पेन होती है। इसमें पेन जो है पूरे सर में फील होती है, रेफर पेन पूरे हेड पे होती है, तो ये हमारे पास मेनिंजाइटिस की पहली एग्जांपल आ गई। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कम हो जाए, ठीक है, हमारे ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो जो लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल वगैरह है, उन सब में सीएसएफ ही होता है ना। तो अगर वो सीएसएफ मिसाल के तौर पे हमने निकाला है थोड़ा सा 20 मिलीलीटर से ज़्यादा निकाल लिया है, और ख़ास तौर पे अगर ये बंदा खड़ा हुआ है ना, तो फिर तो और भी वर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत सीएसएफ रह गया वो भी नीचे की तरफ आएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा, ऊपर ब्रेन के इर्द गिर्द फ्लूइड बहुत थोड़ा रह जाएगा। तो जब ब्रेन के इर्द गिर्द फ्लूइड बहुत थोड़ा रह जाएगा, तो पहले तो ब्रेन फ्लूइड में फ्लोट कर रहा था, इधर उधर लग नहीं रहा था, पेन नहीं हो रही थी, अब वो फ्लूइड कम हो गया, तो इसकी वजह से भी पेन वगैरह कॉज हो सकती है। ऑलराइट, नंबर 3 वो डिस्कस कर रहे हैं कि माइग्रेन हेडेक्स। माइग्रेन एक बड़ी अजीब पेन होती है जो कि आधे सर का दर्द होता है, आधे सर में दर्द हो रहा होता है और आधा सर नॉर्मल होता है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। बहुत इसमें पेशेंट जो होता है वो बड़ा बुरा, मतलब बहुत मिजरेबल सिचुएशन होती है उसकी। यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि माइग्रेन हेडेक में आम तौर पे प्रोड्रोमल सेंसेशंस होती हैं। प्रोड्रोमल का मतलब होता है कि एक बीमारी के डेवलप होने से पहले कुछ ना कुछ बीमारियां आना शुरू हो जाए। जिस तरह मिसाल के तौर पे हम कहेंगे यहाँ पे माइग्रेन होने से पहले उस इंसान को नोज़िया होना शुरू हो जाता है, घंटा पहले उसको पेट में दर्द होना शुरू हो गई और थोड़े बहुत माइग्रेन आ गया। तो जो मेन डिजीज़ है उस मेन प्रॉब्लम से पहले कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आपको जुकाम होने से पहले छींकें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो वेरी सिमिलरली ये माइग्रेन के भी आम तौर पे कुछ ना कुछ प्रोड्रोमल सेंसेशंस होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी अब हम तुक्के मारने लगे हैं, माइग्रेन की क्या थ्योरी होगी, माइग्रेन में इंसान को क्यों डेवलप होता है, आधे सर का दर्द क्यों होता है, क्योंकि बहुत प्रॉपर रिसर्च का हमें पता तो नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी तुक्का मारना पड़ेगा हमें, जो भी रिसर्च माननी है, वो ऐसी रिसर्च होनी चाहिए जो ऐसी इन प्रोड्रोमल सेंसेशंस की भी कोई ना कोई लॉजिक बताए, फिर ही हम मानेंगे ना। भाई अगर आप एक प्रॉब्लम, आप एक कॉज बता दो, उस कॉज के मुताबिक प्रोड्रोमल सेंसेशन होती ना हो, हम कहेंगे ला भाई असल में तो बंदे को हो रही है प्रोड्रोमल, इसका मतलब आपने सही कॉज नहीं बताया। ठीक होगी बात? तो कोई ऐसा कॉज होना चाहिए जो कि प्रोड्रोमल सेंसेशंस को भी जस्टिफाई करे। अब वो क्या कॉज उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया, वो कहते हैं होता ऐसा होगा, एक थ्योरी माइग्रेन की ये है कि इमोशन की वजह से, टेंशन की वजह से, इन चीज़ों वगैरह की वजह से वेजोस्पैज्म हो जाती है। अब वेजोस्पैज्म है कि ब्लड वेसल्स जो हैं उनके स्पैज्म हो गया, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रही है, उनमें इशू आ रहा है। जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत देर होगी तो उनका जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट करने वाले वो मसल थक जाएगा, थोड़ी देर वो मसल जब बिल्कुल थक जाएगा तो वो बिल्कुल रिलैक्स कर जाएगा, वहाँ पे ब्लड ज़्यादा आ जाएगा। अब यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो ख़राब हो गया। सही, स्पैज्म की वजह से ब्लड फ्लो बिल्कुल इफेक्ट हो सकता है। तो ब्लड फ्लो इफेक्ट होगा ब्रेन के किसी भी रीजन का, तो वो कहेंगे कि पहले ब्रेन का वो एरिया अपने फंक्शंस छोड़ेगा, उस एरिया के फंक्शन ख़राब होंगे ना, तो जाहिर सी बात है प्रोड्रोमल सेंसेशन आना शुरू हो जाएंगी। अगर ब्रेन का एक एरिया है वो आपकी किसी भी जगह को कंट्रोल करता है, उस एरिया को ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो वहाँ उस जगह पे जिस जगह को कंट्रोल करता है उस जगह में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो प्रोड्रोमल सेंसेशन आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेजोस्पैज्म की वजह से ब्रेन के उस रीजन में भी पेन होना शुरू हो जाएगी, या उस हाफ ऑफ द एरिया में पेन होना शुरू हो जाएगी। वो हो सकता है कि वो उसके वहाँ की जो मेनिंजेस है उनको इफेक्ट कर रहा है, या उसके मतलब उस जगह का, वैसे तो साइनसेस में भी रिसेप्टर्स होते हैं, तो उस जगह के रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली आधे सर का दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो माइग्रेन हेडेक्स वो कह रहे हैं इस तरह से हो जाता है। उसके अलावा इसकी भी हमने देखा जेनेटिक्स हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कुछ जिन फैमिलीज़ में होता है तो वो हिस्ट्री कैरी ऑन हो रही होती है, तो इसका कोई ना कोई जेनेटिक इफेक्ट भी होगा, कोई ना कोई चक्कर होगा। वेरी सिमिलरली हम कह रहे हैं कि एक और सबूत के इसका जीन से ताल्लुक है, वो ये है कि फ़ीमेल्स के अंदर ये तकरीबन डबल होता है। तो यार इसका भी हो सकता है जीन से ताल्लुक हो, जो हो सकता है फीमेल फिजिक से कोई ताल्लुक हो, बाहर इन चीज़ों का हमें इतने सही से पता नहीं है। गायट्रन को पता होता है, ये बोलता रहता है। फिर एक और कॉज होता है अल्कोहलिक हेडेक। भाई जो लोग अल्कोहल का बहुत इंटेक करते हैं उनको हेडेक फील होता है, क्योंकि अल्कोहल के टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं और वो टॉक्सिक इफेक्ट्स ब्रेन के उस एरिया को ख़राब करते हैं, पेन होती है। तो ये 4 कॉजेज़ पढ़ लिए हमने इंट्राक्रेनियल हेडेक के। उन 4 कॉजेज़ का जो निमोनिक है वो हमारे पास मैक है, डबल एम वाला मैक। एक एम स्टैंड्स फॉर मेनिंजाइटिस, दूसरा एम स्टैंड्स फॉर माइग्रेन, ए स्टैंड्स फॉर हमारे पास अल्कोहलिक हेडेक और सी स्टैंड्स फॉर हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये तो हमने देख लिया इंट्राक्रेनियल हेडेक के कॉजेज़। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल टाइप ऑफ हेडेक। जनाबी वाली नंबर 1 मसल स्पैज्म। हमारा जो हेड होता है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऊपर यानी कि फोर हेड वगैरह पे काफ़ी सारे मसल्स वगैरह मौजूद होते हैं। इस तरह अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊँ तो ये देखो, ये फोर हेड के ऊपर ये मसल मौजूद है ना, ठीक है। तो जब आप बहुत टेंशन में रहते हो तो इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इन मसल्स के स्पैज्म की वजह से होता है इंसान को पेन होना शुरू हो जाए। तो वो जो पेन हो गई वो उन्होंने कह दिया कि जी मसल स्पैज्म की वजह से पेन हो गई। नंबर 2 वो कह रहे हैं कि इरिटेशन ऑफ द नेजल एंड एक्सेसरी नेजल स्ट्रक्चर्स की वजह से पेन हो सकती है। सही होगी बात। नेजल म्यूकोजा वगैरह में पेन होती है, या इन जगहों की पेन की मतलब नेजल म्यूकोजा वगैरह में प्रॉब्लम है या साइनसेस की प्रॉब्लम है, उन साइनसेस की वजह से भी इंसान को पेन होती है। और ये पेन अक्सर
बिहाइंड द आइज़ रेफर्ड होती है, यानी उस जगह पेन होती है। जिस तरह कई जगह ज़ुकाम में आपके सर में दर्द, सर भरा भरा होना शुरू हो जाता है, तो वो भी आपके हेडेक का कॉज होता है। इसमें कोई इंट्राक्रेनियल कॉज नहीं है, एक्स्ट्राक्रेनियल टाइप्स हैं। नंबर 3 वो कह रहे हैं कि आई डिसऑर्डर्स की वजह से मसला बन सकता है। किसी की आई साइड वीक है, जिस तरह जिन लोगों की आई साइड वीक होती है उनको पता होगा ग्लासेस लगवाने से पहले कई दफ़ा हेडेक होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो हेडेक्स होते हैं वो रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक होते हैं, यानी कि आप कह लो कि काफ़ी अर्सा चलते रहते हैं, कोई 3-4 महीने तो डॉक्टर साहब मुझे सर में दर्द है, अब मतलब कॉन्टिन्यूसली नहीं है, लेकिन कई दफ़ा होता है, कई दफ़ा नहीं होता, तो अक्सर चलता रहता है। मसला बेसिकली ये होता है कि हमारे जो आइज़ के मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं फोकस करने के लिए। सीधी बात है, लेंस कमज़ोर हो चुका है, लेंस से ही फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन मसल तो अपनी जान मारते हैं ना, तो मसल की जान मारने की वजह से, उनके स्पैज़म वगैरह की वजह से, उनके टोनिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हेडेक होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा ये भी होता है, एक और कॉज वो ये भी बता रहे हैं कि अगर आइज़ में शदीद लाइट पड़े ना, तो उसकी वजह से भी डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से भी ऐसी सेंसेशन रिसीव होती है कि पेन हो। जिस तरह एक इंसान अगर 1 मिनट तक चमकते हुए सूरज को देखे तो उसको पेन शदीद होना शुरू हो जाएगी। या वो जो वेल्डिंग करते हुए, वेल्ड नहीं वो कर रहे होते, वो जो उसका स्पार्क होता है, अगर उस स्पार्क को काफ़ी देर तक देखते रहेंगे, उसको देखने, वो कह रहे हैं आर्क ऑफ ए वेल्डर, ठीक है, उसको देखने की वजह से भी पेन काफ़ी अरसे तक हो सकता है। आपने 1 मिनट देखा, लेकिन अगले 1 दिन 2 दिन यानी 48 आवर्स तक भी पेन होती रहती है। तो ये उन्होंने एक और कॉज बता दिया आपको, आई डिसऑर्डर्स की वजह से भी पेन होती है। तो ये 3 हमने पढ़ लिए एक्स्ट्रा क्लिनिकल हेडेक के कॉजेज़। इसमें निमोनिया के हमारे पास मेन ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास पेन मोहतरमा होती हैं ख़त्म। नेक्स्ट मोहतरमा आती हैं, अभी तक हमने देखो सोमैटिक स्पेशल सेंसेस तो हम चैप्टर 50 से आगे डिस्कस करेंगे। सोमैटिक सेंसेशन में तो मैकेनोरिसेप्टिव हमने चैप्टर नंबर 48 में डिस्कस कर ली। पेन को हमने अभी तक चैप्टर 49 में डिस्कस किया है। आखिरी थर्मल रिसेप्टिव रहेगी, तो फिर हमारे पास सोमैटिक सेंसेशन जो वो कंप्लीट हो जाएंगी। थर्मल सेंसेशन को जनाबे वाली देखते हैं। सीधी सी बात है जी, हम बहुत सारा कुछ फील कर पाते हैं, हल्का ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल ये तो नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ है। हल्का सा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म या तपता हुआ गर्म, ये सारा कुछ हम फील कर पाते हैं। वो बता रहे हैं कि ये प्रॉपर आपके पास डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर होती हैं। टेम्परेचर के जो रिसेप्टर्स हैं जाने वाली, ये बिल्कुल अंडर द स्किन मौजूद होते हैं। इनकी जो कंसनट्रेशन है वो वेरी कर सकती है। आमतौर पे कोल्ड रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, वार्मथ के रिसेप्टर्स कम होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो 3 to 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। अब अलबत्ता कुछ जगहों पे आपके रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब जिस तरह लिप्स वगैरह हैं उनमें रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, ये फिंगर्स होगी इन पर रिसेप्टर्स कम होते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ ठंडी है, गर्म है, आपको होंठों पे तो बहुत ज़्यादा महसूस होगा, हाथों पे निस्बतन थोड़ा कम महसूस होता है। आप जितने गर्म पानी को हाथ लगा देते हो उतना गर्म पानी मुंह में जाता है तो तबाही मचा देता है। अजीब मतलब ऐसे ही होता है ना, तो वो बेसिकली मुंह में रिसेप्टर्स ज़्यादा हैं। अच्छा जी, वार्म रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आमतौर पे टाइप सी नर्व फाइबर्स यूज़ कर रहे होते हैं, और कोल्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आमतौर पे टाइप ए डेल्टा फाइबर्स यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादा तेज़ फाइबर्स यूज़ करते हैं। ओके हो गई बात। अच्छा, कुछ कोल्ड सेंसेशन वैसे टाइप सी फाइबर्स भी यूज़ करती हैं। अच्छा, वार्म रिसेप्टर्स जो होते हैं वो चूँकि टाइप सी फाइबर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहते हैं टाइप सी फाइबर्स तो आमतौर पे फ्री नर्व एंडिंग के फाइबर्स ही होते हैं। तो हम कहते हैं वार्म के जो रिसेप्टर्स होंगे वो फ्री नर्व एंडिंग वाले रिसेप्टर्स होंगे। और चूँकि कोल्ड के भी कुछ कुछ टाइप सी हैं, तो कुछ कुछ कोल्ड रिसेप्टर्स भी फ्री नर्व एंडिंग वाले हो सकते हैं। फ्री नर्व एंडिंग बेसिकली शेप ऑफ द रिसेप्टर है। सही होगी बात। आगे आता है स्टिमुलेशन ऑफ थर्मल रिसेप्टर। यहाँ पे वो इस सारी जगह पे वो इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पे 4 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। नंबर 1 होते हैं कोल्ड रिसेप्टर्स, नंबर 2 होते हैं वार्मथ रिसेप्टर्स, नंबर 3 होते हैं हीट पेन रिसेप्टर्स, और नंबर 4 होते हैं कोल्ड पेन रिसेप्टर्स। ठीक है, वैसे सेंसेशन तो 3 तरह की हैं, कोल्ड, वार्मथ और पेन। ठीक है, इन्हीं तीनों के मिलाओ जुलाओ से हमें पता चलता है कि क्या सेंसेशन रिसीव हो रही है। अब होता बेसिकली क्या है, देखो, एक हद से ज़्यादा कोल्ड जो है ना वो पेन कॉज करता है, एक हद से ज़्यादा वार्मथ भी कोल्ड कॉज करता है। अब अपने हाथ में बर्फ़ को रख लो, शुरू में तो चलो ठीक है, लेकिन अगर एक ही जगह पे बर्फ़ काफ़ी देर पड़ेगी, उस जगह पे आपको लिटरली पेन फील होना शुरू हो जाती है, ठंडक से ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब वो जो पेन फील हो रही है वो बेसिकली कोल्ड पेन रिसेप्टर्स की एक्साइट होने की वजह से हो रही है। तो यही बता रहे हैं आपको कि जी मिसाल के तौर पे आप टेम्परेचर कम करते हो, बॉडी टेम्परेचर 37 होता है ना, 37 तो आ गया यहाँ पे, 37 पे तो कोल्ड रिसेप्टर और वार्म रिसेप्टर तकरीबन बराबर बराबर एक्साइट होते हैं। आप कहते हो यार ये तो नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ है, ये किताब तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, ऐसे ही है ना बात। अब अगर उससे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वार्म रिसेप्टर की स्टिमुलेशन कम होती जाएगी, कोल्ड रिसेप्टर की बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर 25 के करीब जब होगा या 24 के करीब जब होगा तो कोल्ड रिसेप्टर्स फुल पीक पे होंगे। आप टेम्परेचर और कम करते जाओ तो जब टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा तो कोल्ड रिसेप्टर सेंसेशन कम करना शुरू कर देंगे और कोल्ड पेन रिसेप्टर ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। और अगर टेम्परेचर 0 या 5 के करीब पहुंच गया तो अब कोल्ड बिल्कुल फील नहीं हो रहा, आपको बस सिर्फ पेन ही फील हो रही है। शदीद पेन फील होती है इंसान को उस सिचुएशन में, ठंडक नहीं लग रही होती, दर्द हो रही होती है। वेरी सिमिलरली वार्मथ रिसेप्टर्स टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ तो वार्मथ रिसेप्टर की सेंसेशन बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर को मजीद बढ़ाओ तो फिर वार्मथ की कम होना शुरू हो जाएगी, पेन की बढ़ना शुरू हो जाएगी। और एक हद से ज़्यादा 50 डिग्री से ज़्यादा की अगर कोई चीज़ लग रही है तो आपको सिर्फ पेन ही फील होती है। इसीलिए अगर कोई शदीद ठंडी चीज़ या शदीद गर्म चीज़ हाथ पे लग रही है तो आप उसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों सिचुएशन में पेन ही हो रही होती है इंसान को। तो वो कह रहे हैं फ्रीजिंग कोल्ड एंड बर्निंग हॉट सेंसेशंस फील ऑलमोस्ट अलाइक। ओके बात।
ये सारी बातें तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी। फिर आता है स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग टेम्परेचर। बात बेसिकली ये है कि आपकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर का बढ़ना या घटना इसको फील करती है। स्टैग्नेंट टेम्परेचर को बहुत अच्छा आप फील नहीं करते। जिस तरह मिसाल के तौर पे जब आप एक ठंडे टब के जब आप ठंडे पानी से नहाना शुरू करते हो तो शुरू में चूंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो रहा होता है, आपको बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंडा फील होता है पानी, लेकिन थोड़ी देर तक वो पानी थोड़ा सा आपको निस्बतन बेहतर लगना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत अडेप्टेशन ऑफ द रिसेप्टर्स हो जाती है। लेकिन क्या ये पानी बिल्कुल नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है? नहीं, हल्का हल्का ठंडा फिर भी लगता रहता है। तो उसका मतलब है कि कंप्लीटली अडेप्ट नहीं हुए रिसेप्टर्स, अलबत्ता काफ़ी हद तक अडेप्ट हो गए हैं। इसी तरह से अगर कोई गर्म चीज़ है तो शुरू में अब आप किसी जिस तरह ये गर्मा गर्म रोटी होती है, शुरू में आदत बहुत ही गर्म लगती है, लेकिन फिर आहिस्ता थोड़ी सी आदत हो जाती है, फिर आप उसको कैरी कर लेते हो। तो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो थोड़े बहुत अडेप्ट कर जाते हैं, चाहे वो गर्म चीज़ हो चाहे वो ठंडी चीज़ हो। यही बात थी तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन की हुई थी, कोई नई बात तो है नहीं। मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन, भाईजान टेम्परेचर की वजह से ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर रिसेप्टर सेंसेशन भेजते हैं ब्रेन को। भाई टेम्परेचर की वजह से बड़ा कुछ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर टेम्परेचर की वजह से मेटाबॉलिज्म कम ज़्यादा हो जाता है। हम पढ़ते हैं ना एंजाइम्स में, आपको याद होगा हमने पढ़ा होगा कि उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया कम हो गया एंजाइम की गड़बड़ हो जाती है। तो वेरी सिमिलरली ये जो रिसेप्टर्स हैं टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से इन रिसेप्टर्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज डिक्रीज करेगा, और जब इनका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज डिक्रीज करता है तो ये सेंसेशन भेज देते हैं, वो रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप हो जाते हैं ना। सही होगी बात। तो बता रहे हैं कि सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस की चेंज से रेट जो है वो तकरीबन डबल होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन वगैरह का, केमिकल रिएक्शंस का रेट डबल होता है। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि हम कहें कि भाई टेम्परेचर चेंज से ऐसा क्या होता होगा जो एक्चुअल टेम्परेचर जनरेट होता है। भाई टेम्परेचर चेंज से बहुत सारी एंजाइमेटिक चेंजेस आ जाती हैं, उन्हीं एंजाइमेटिक चेंजेस को सेंस करता होगा। उसके अलावा फिर वो डिस्कस करें स्पेशियल समेशन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपकी स्किन का छोटा सा पोर्शन है जो कि ठंडा गर्म को महसूस कर रहा है तो वो इतना अच्छा महसूस नहीं कर पाएगा, और अगर आपकी स्किन का बड़ा पोर्शन है जो कि ठंडा गर्म को महसूस कर रहा है तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाओगे। क्योंकि अगर बड़ा पोर्शन आपकी स्किन का एक्सपोज हो रहा है ठंडे गर्म को तो बहुत सारे फाइबर होंगे जो ब्रेन को सेंसेशन लेकर जा रहे होंगे और उनकी स्पेशियल समेशन वगैरह होती है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर कोई ये दो पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल थोड़ी सी ठंडी है, एक पेंसिल थोड़ी सी या थोड़ी ये ज़्यादा ठंडी है, ये थोड़ी ठंडी है। सही है, इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, और मैं दोनों पेंसिल को यहाँ पे यूज़ करूँ ना तो उंगली ये तो बता देगी ये दोनों ठंडी हैं, लेकिन शायद ये ना बता सके इनमें से ज़्यादा ठंडी कौन सी है कम ठंडी कौन सी है। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया एक्सपोज हो रहा है। और आप 5 डिग्री सेल्सियस के पानी से नहाओ और 10 डिग्री सेल्सियस के पानी से नहाओ, ऐसे ज़बरदस्त पता चलेगा कौन ज़्यादा ठंडा कौन कम ठंडा, क्योंकि पूरी बॉडी उसको उसमें एक्सपोज हो रही है। तो अगर ज़्यादा बॉडी एक्सपोज हो रही है तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाते हो कि चीज़ ठंडी है या गर्म है। आप वैसे भी देख लो कि अगर दो सर्फेसेस हों जो कि थोड़ा ही उनमें टेम्परेचर का फ़र्क हो तो उंगली लगा के अगर आपसे कोई कहे तो मुश्किल होगा आपके लिए बताना। आप पूरा हाथ लगा के कहोगे हाँ ये मुझे ज़्यादा गर्म लगी है। ठीक है, तो हाथ लगा के हमें क्योंकि ज़्यादा एरिया एक्सपोज हो रहा है ज़्यादा बेहतर हम बता सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। ट्रांसमिशन ऑफ थर्मल सिग्नल इन द नर्वस सिस्टम। थर्मल सिग्नल्स की जो ट्रांसमिशन होती है वो पेन सिग्नल से काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। जिस तरह पेन सिग्नल्स में हमने कहा था कि जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स साइनैप्स करते हैं। डॉर्सल वाले को तो हमने कहा था लैमेला नंबर 1 में, और स्लो पेन की फाइबर्स हमने कहा था लैमेला नंबर 2 लैमेला नंबर 3 में साइनैप्स करते हैं। तो वेरी सिमिलरली ये जो थर्मल सेंसेशन होती हैं इनके भी साइनैप्स हमारे पास लैमेला नंबर 1 2 3 में होते हैं। ये लिखा हुआ है लैमेला नंबर 1 2 3। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये देखो लैमेला नंबर 1 2 3 में होते हैं। उसके बाद फिर जो ट्रैक्ट होता है उसको हम कहते होते हैं ट्रैक्ट ऑफ लीजर्स। अच्छा, ट्रैक्ट ऑफ लीजर्स एक और चीज़ है। देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे तो हमने कहा था पेन में तो हमने कहा था कि जिस सेगमेंट में ये एंटर हुआ ये वहीं पे साइनैप्स कर जाता है। लेकिन टेम्परेचर वालों का पता है क्या सीन होता है, यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं चलो ग्रीन कलर शो करता हूँ, यहाँ से एक सेंसेशन एंटर हुई है, ज़रूरी नहीं है वो यहाँ साइनैप्स करे, हो सकता है वो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर ट्रेवल कर जाए और एक दो सेगमेंट के बाद जाके यहाँ पे साइनैप्स करे, और हो सकता है यहाँ से एक फाइबर एंटर हुआ है वो एक स्टेप नीचे चला जाए वहाँ जाके साइनैप्स करे। सही है, तो ये एक ट्रैक बन गया हमारे पास फाइबर्स का, जो फाइबर्स ऊपर नीचे जा रहे हैं साइनैप्स के लिए। कोई ऊपर जा रहा है साइनैप्स के लिए, कोई नीचे जा रहा है, कोई होता है यहाँ से आ रहा हो वो नीचे जा रहा हो साइनैप्स के लिए। ठीक है, तो ये जो ट्रैक बन गया है इसको हम कहते हैं ट्रैक ऑफ लीयर्स। सही होगी बात। ये पेन के फाइबर ऊपर जाके ब्रेन में पहुंचते कहाँ पे हैं, वही उसी तरह के सेम है जहाँ पे पेन पहुंचती थी, रेटिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन स्टेम। उसके अलावा वेंट्रल बेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ द थैलेमस, वही वाला वेंट्रल बेसल कॉम्प्लेक्स ऑफ द थैलेमस जहाँ तक आपकी सेंसेशन पहुंच रही थी। सिंपल चीज़ें, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।